नमस्कार। प्रीमियर आधार आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र पांडे और आज हम चर्चा करने के लिए आए हैं मुख्य परीक्षा के इतिहास विषय पर जो मुख्य परीक्षा का जो टेस्ट पेपर चल रहा है उस पर अपन चर्चा करने के लिए आए हैं, उनके क्वेश्चन पर चर्चा करने के लिए आए हैं। और अगर कोई विद्यार्थी कोई स्टूडेंट इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्रीमियर आधार आईएएस एकेडमी में आकर क्या कर सकते हैं, संपर्क भी कर सकते हैं, टेस्ट भी दे सकते हैं। और जो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, कोई समस्या हो तो दिए गए नंबरों पर आप फ़ोन भी कर सकते हैं, वहाँ से आपको टेस्ट सीरीज़ की जानकारी मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त अपन एसआई का टेस्ट सीरीज़ भी चला रहे हैं, उसमें भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आइए आज मेंस के जो टेस्ट हुआ है उस पर अपन चर्चा करते हैं। इसके हमने वही क्वेश्चन रखे थे, उसी तरीके के क्वेश्चन रखे हुए थे जिस तरीके के सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, उनके संख्या भी उतने रखे हुए थे। ये केवल इतिहास विषय का प्रश्न पत्र है, यानी केवल इसमें इतिहास विषय ही पूछे गए थे। तो अपन चर्चा करते हैं। खंड 1 में जो 30 शब्दों के प्रश्न आए हुए थे उसका जो पहला प्रश्न हमने रखा था कि सिंधु कालीन स्नानागार का वर्णन करना है। डिस्क्राइब द ग्रेट बाथ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी जो स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्नानागार प्राप्त हुआ है, जो अलग अलग जगहों से प्राप्त हुआ है, तो उनके बारे में देखते हैं क्या लिखना होता है। इसमें हमने लिखा है कि सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो में स्थित, तो ये स्थित कहाँ है। जब 30 क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन लिखना होता है तो आपको टू द पॉइंट चीजें लिखनी होती हैं। तो इसमें पहला पॉइंट आपको लिखना था कि मोहनजोदड़ो में स्थित है। महान स्नानागार उस समय की उन्नत स्थापत्य कला का उदाहरण था। ये दूसरा पॉइंट आपको रखना है कि उन्नत स्थापत्य कला का उदाहरण था। यह पक्की ईंटों से निर्मित है, पक्की ईंटों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अगर आपको लंबाई चौड़ाई पता है तो आप लंबाई चौड़ाई डालिए, वरना डालने की आवश्यकता नहीं है। ये 12x7 मीटर का एक जलकुंड था जिसकी गहराई लगभग 2.5 मीटर थी। चारों ओर कमरे बने हुए थे और जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। इसे धार्मिक या सामूहिक स्नान के लिए बनाया गया था। तो जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, सिनॉप्सिस है, उनको ध्यान में रखना है कि 30 शब्दों में बहुत ज़्यादा, वैसे तो ये शब्दों की संख्या इसमें लगभग 40 है। अगर आप चाहें तो कुछ चीज़ों को कम कर सकते हैं, जैसे ये जो मीटर वाला है, ये वाला पार्ट आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। अगर आपको याद आ जाता है तो आप इसे लिख सकते हैं, वरना लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्नानागार के बारे में अगर आपने लिखना है तो आप बता दीजिए कि वो स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। स्थापत्य कला का अच्छा उदाहरण है। साथ में पक्की ईंटों से निर्मित है। जनरली जो है वहां पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। अगर आपको पता है लंबाई चौड़ाई तो आप बता सकते हैं, वरना बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। लिख देंगे तो ऑथेंटिक अच्छा नंबर मिलेगा। जल निकासी की उत्तम व्यवस्था है और साथ में आपने बता दिया कि इसका इस्तेमाल अपन किस लिए करते थे, सामूहिक स्नान के लिए करते थे। ठीक, ध्यान रहेगा। तो 30 क्वेश्चन में सिंपल और साधारण लिखने का प्रयास करना है आपको। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका क्या, उत्तर वैदिक कालीन प्रमुख देवताओं का उल्लेख करें। उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख देवता थे उनके बारे में बताना था। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक मान्यताओं में परिवर्तन हुआ। आवश्यकता है तो लिख दीजिए, नहीं है तो नहीं लिखिए। लिखना इसलिए पड़ रहा है धार्मिक मान्यताओं परिवर्तन, क्योंकि हमको उत्तर वैदिक काल को ऋग वैदिक काल के से तुलना करना होता है। ऋग वैदिक काल में थोड़े जो परिवर्तन हुए उनमें बदलना होता है। तो यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो ये वाली लाइन को लिख सकते हैं, परिवर्तन हुए इस काल में इंद्र और अग्नि का महत्व कुछ कम हो गया, वरना ना लिखना चाहें तो कोई समस्या की बात नहीं है। मेन आंसर कहाँ शुरू होता है, यहाँ से कि प्रजापति ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र शिव प्रमुख देवता बन गए। इतने में ही आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि जो प्रमुख देवता है वो वही है। अगर आप लिखना चाहें तो इनके बारे में थोड़ा सा और लिख सकते हैं कि जो प्रजापिता ब्रह्मा है वो सृष्टि के निर्माता है, विष्णु जो है वो पालक देवता है और रुद्र जो है संहार के देवता माने जाते हैं। इतना भी आंसर कंप्लीट माना जाएगा। मगर और अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इसमें कि यज्ञ, अनुष्ठान और कर्मकांड का महत्व बढ़ गया। पुरोहितों के वर्ग में भूमिका में अधिक प्रभावशाली हुई। पूछा नहीं गया है तो ना बताए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो नंबर ज्यादा मिल जाएगा। ठीक। तीसरा जो क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन हमारा है क्या कि भक्ति युगीन सगुण भक्ति धारा के, याद रखिएगा कि टू द पॉइंट चीजों को अगर बताना है तो सगुण भक्ति पूछा है। भक्ति काल में सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवियों का वर्णन करना है। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के सगुण भक्ति धारा का महत्वपूर्ण स्थान था। लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे नहीं लिख सकते हैं। जिसमें भगवान को साकार, इस चीज को बताना पड़ेगा आपको, साकार रूप में पूजा किया जाता था, यानी साकार प्रतिमा की पूजा की जाती थी, साकार रूप में
उनका महत्व था। जिसके प्रमुख कवि कौन है? तुलसीदास का नाम बताइए। रामचरितमानस उनकी रचना की थी, उनकी रचना का भी नाम बता दीजिए। कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवियों में सूरदास, मीरा, नंददास, हित हरिवंश, रसखान आदि प्रमुख है। अगर आप जैसे जो पहला वाला लाइन है अगर आप हटाना चाहते हैं और आपको लगता है कि जैसे सूरदास की कुछ रचनाओं के नाम लिख दीजिए, मीराबाई की कुछ रचनाओं के नाम लिख दीजिए, या जो रसखान वगैरह हैं इनकी कुछ रचनाओं के नाम लिखे तो लिख देंगे, आंसर गलत नहीं होगा, अच्छा माना जाएगा। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के अष्टप्रधान के पदाधिकारियों की चर्चा करें। शिवाजी के अष्टप्रधान, तो मराठा शासक शिवाजी के शासनकाल को सुचारू रूप से चलाने के लिए अष्टप्रधान परिषद जो हुआ करता था, 8 मंत्रियों का जो संघ हुआ था, अष्टप्रधान परिषद की स्थापना, उसमें 8 पदाधिकारी थे। उन 8 पदाधिकारियों के एज इट इज नाम लिख दीजिए। पेशवा कौन होता था? प्रधानमंत्री नंबर 1। आमत्य वित्त मंत्री हुआ करता था। सचिव ये पत्राचार मंत्री हुआ करता था। मंत्री गुप्तचर विभाग का देखते थे। सुमंत या दबीर विदेश विभाग। सेनापति सेना प्रमुख होते थे, जबकि न्यायाधीश तथा पंडित राव धार्मिक मामलों, न्यायाधीश न्याय के मामलों में, और पंडित, ये 8 लोगों के नाम आप लिख दीजिए। आंसर क्या माना जाएगा? कंप्लीट माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि प्लासी युद्ध 1757 पर टिप्पणी लिखिए। तो प्लासी का युद्ध, अगर आप डेट आपको याद है तो डेट जरूर लिखिए, डेट याद नहीं है तो सिर्फ 1757 लिख देंगे, काम बन जाएगा। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के शासक सिराजुद्दौला, ये याद रखना है आपको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके दोनों के चीजों के बारे में बताना है, किसके किसके मध्य हुआ था और ये कब हुआ था, क्योंकि युद्ध के बारे में बता रहे हैं तो फैक्ट आपको देना पड़ेगा। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। अंग्रेजों का नेतृत्व तो अगर कहेंगे तो इसने किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ये तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्लाइव पर नाम डालना पड़ेगा। फिर चूंकि ये इस युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय हो गई थी और पराजय का मूल कारण था विश्वासघात, तो अगर लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। मीर जाफर के विश्वास के कारण नवाब के सेना क्या हो गई? पराजित हो गई, ये इसका परिणाम हो गया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बंगाल पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ, ध्यान रखना है, इसको डालना है। और भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी, क्योंकि यही भारत में अंग्रेजों की सत्ता का प्रारंभ कहां से माना जाता है? प्लासी के युद्ध 1757 से माना जाता है। तो पहला पॉइंट आपको लिखना है प्लासी के युद्ध कब हुआ था। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है किनके किनके मध्य हुआ था। तीसरा पॉइंट रखना है कि जो पराजय का कारण था वो किसके विश्वासघात की वजह से हुआ, पराजय का कारण क्या था। और अंत में आपको बताना है कि जो प्लासी का युद्ध था वो जो है वो भारत में अंग्रेजी जो सत्ता है वो स्थापित हुई, इसकी वजह से प्लासी का युद्ध हो गया। तो ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। ये इससे 30 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा वो क्या किसके लिए होगा? आधुनिक भारत से थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में बताना है कि जो इसकी स्थापना कब की गई थी, किसने की गई थी, कहाँ की गई थी, इसका राजधानी, उसका अपना जो है मुख्यालय वगैरह कहाँ था, इसी के बारे में बताना, और किस विषय पर स्थापित किया गया था उनको। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में की गई थी, ये एक पॉइंट हो गया आपको। 1875 में किया गया था। कहाँ किया था? न्यूयॉर्क में कर्नल H.S. अल्कॉर्ट और मैडम ब्लास्की ने की थी। ये पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बाद में भारत में इसका मुख्यालय अड्यार मद्रास में स्थापित किया गया, ये दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या था? विश्व बंधुत्व की भावना का विकास, प्राचीन धर्मों और दर्शन का अध्ययन तथा आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करना। बाद में एक नाम जरूर डाल दीजिएगा, एनी बेसेंट का नाम इसलिए डाल दीजिएगा क्योंकि जब एनी बेसेंट आई तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रचार के लिए ही आई हुई थी, और बाद में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी बनी, तो इसलिए एनी बेसेंट का नाम इसमें इस क्षेत्र से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 1875 में ब्लास्की अल्कॉर्ट न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया था। भारत में मद्रास में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया। जो है धर्मों का विकास, दर्शन का अध्ययन करना, अध्यापन करना और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करना इसका उद्देश्य था। और साथ में एनी बेसेंट का नाम अगर आप जोड़ देंगे तो पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि बटलर समिति, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? बटलर समिति के गठन का प्रमुख कारण क्या था? तो बटलर समिति के बारे में क्या क्या बताना है आपको कि बटलर समिति का गठन जो है 1927 में
कब, ध्यान रखिएगा, 1927 में किसने, ब्रिटिश सरकार ने। तो 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने क्यों स्थापित किया गया था? भारतीय रियासतों और ब्रिटिश सरकार के संबंधों की समीक्षा करने के लिए। आप जरूर बताइए क्यों स्थापित किया गया था, कोई समिति वगैरह बनाए तो समिति का लक्ष्य वगैरह जरूर बताना है आपको। भारतीय रियासतों और ब्रिटिश शासकों के संबंधों की समीक्षा करने के लिए बटलर समिति का गठन किया गया था। और अगर आपको याद है तो इनका नाम जरूर लिख लीजिएगा, हारकोर्ट बटलर इस समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। समिति का उद्देश्य यह स्पष्ट करना था कि भारतीय रियासत, इतने में भी आपका आंसर क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। अगर आप नीचे के 2 लाइन ना लिखना चाहें तो कोई समस्या की बात नहीं है, मगर और स्पष्ट अगर करना चाहते हैं तो भारतीय रियासतों और ब्रिटिश शासन के बीच राजनीतिक संबंध का स्वरूप क्या होगा और भविष्य में उनकी स्थिति कैसी रहेगी, इस संदर्भ में, यानी रियासतों के संदर्भ में अगर कोई नीति निर्माण करना है ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर, तो बटलर समिति का वो क्या था? काम था। तो पहला पॉइंट 1927, दूसरा ब्रिटिश सरकार, रियासत और ब्रिटिश सरकार के मध्य स्थापित किया गया था। ये 3 चीजें आपको डालनी होगी। अगला जो क्वेश्चन होगा 8वां, लाल किले का मुकदमा क्या था? तो लाल किले के मुकदमे में क्या क्या बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। आजाद हिंद फौज भी डाल सकते हैं आप सीधे 1945-46 में दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज की, ये तीनों चीज डालना पड़ेगा आपको कि 1946 में हुआ था, दिल्ली के लाल किले में हुआ था, जैसे प्रश्न में पता चला हुआ है, और आजाद हिंद फौज के अफसरों पर कानून चला गया था। अगर इनके नाम याद हैं तो नाम तो डालने ही पड़ेंगे, कम से कम 2 नाम 3 नाम अगर आपको याद है तो जरूर डालिए। शाहनवाज खान, प्रेम सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो, ये प्रमुख पदाधिकारी थे आजाद हिंद फौज के। पर ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था, क्योंकि ये आजाद हिंद फौज के सैनिक थे और भारत के खिलाफ ही लड़ रहे थे इस मुकदमे। तो यही इतना ही बता देंगे तो बहुत क्या हो जाएगा, काफी हो जाएगा। अगर आपको बताना है तो आप ये भी बता सकते हो, अगर आपको ये आंसर ना जम रहा हो, इस मुकदमे में पूरे देश में राष्ट्रवादी भावना और प्रबल किया और स्वतंत्रता आंदोलन को नई गति दी, क्योंकि सभी धर्म जाति थे। आप इसमें बता दे सकते हो कि भूला भाई देसाई के नेतृत्व में आपका तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू और जवाहरलाल नेहरू ने इस मुकदमे की क्या की थी? पैरवी की गई थी। तो इनको भी आप चाहो तो क्या कर सकते हो? डाल सकते हो, लेकिन ये एकदम संतुलित आंसर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन जो है वो 60 शब्दों का है, खंड 2 का है। हेनसांग की यात्रा वृत्तांत पर एक लेख लिखना है। हेनसांग जो चीन का प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु है, हेनसांग का परिचय थोड़ा सा दीजिए, क्योंकि आप पर यात्रा वृत्तांत के बारे में है तो थोड़ा परिचय दे दीजिए उसका। हेनसांग चीन का प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु यात्री है। 629 से 45 के बीच में, 629 में भारत आया था और 639 में छत्तीसगढ़ आया था। 629-45 के बीच में भारत में यात्रा की, और उस समय किसका शासनकाल था? हर्षवर्धन। तो आपको बताना है हेनसांग जैन भिक्षु 629-45 और हर्षवर्धन के समय भारत आया। अगर आप बताना चाहे तो 16-17 वर्षों तक रहा, वरना व्यर्थ है, क्योंकि आपने यहाँ पर 29 से 45 आपने डाल ही दिया है। तो उसने नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन करना, यह पॉइंट जरूर डालिए। क्या बौद्ध धर्म के ग्रंथों का संग्रह किया। उसकी यात्रा की वृत्तांत किसमें है? सियुकी में है। और अगर आप जरूरी है कि इसके बारे में, जिनके बारे में वो लिखा है वो आपको जरूर बताइए। भारत की राजनीति, समाज, धर्म, शिक्षा, प्रशासन, नगर व्यवस्था तथा हर्षवर्धन के शासन की विस्तृत जानकारी मिलती है। तो आप बता दीजिए कि जो चीनी यात्री हेनसांग था कब भारत आया, और साथ में आप बता दीजिए कि वो किसके शासनकाल में भारत आया, और साथ में बता दीजिए जो उसकी रचना है सियुकी, उस सियुकी में उसने कौन कौन सी चीजें लिखी हैं। तो राजनीति, समाज, धर्म, शिक्षा, प्रशासन और हर्षवर्धन के समाज प्रशासन के बारे में उसने लिखा है। तो इनके बारे में बता देंगे, आंसर क्या मान लिया जाएगा? कंप्लीट मान लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। चोलकालीन मूर्ति कला पर लेख लिखिए। तो चोल काल में एक ही बेहतरीन मूर्ति बनी हुई थी जो नटराज शिव की प्रतिमा थी, उनके बारे में आपको लिखना था। चोल काल जो लगभग 9वीं से 13वीं शताब्दी तक ये कला विकसित हुई। दक्षिण भारत में कला स्थापत्य का स्वर्ण काल माना जाता है। दक्षिण भारत में याद रखिएगा, उत्तर भारत में कला स्थापत्य का स्वर्ण काल अगर कोई होगा तो वो गुप्त काल होगा। तो दक्षिण भारत में कला और स्थापत्य का स्वर्ण काल माना जाता है। इस समय कांस्य की धातु की मूर्ति कला अत्यंत विकसित हुई। भगवान शिव के नटराज, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो आपके सिनॉप्सिस है, उनको आप सिनॉप्सिस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बाद में आपको परीक्षा में पॉइंट टू पॉइंट लिखने में मदद करते हैं, सिनॉप्सिस के रूप में ही होंगे। कांस्य प्रतिमा चोल काल की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। मूर्तियों में अगर आप लिखना चाहें तो जरूर लिखिएगा, क्योंकि मूर्ति कला है, कला के बारे में कुछ डिटेल आप जरूर दीजिए। मूर्तियों में सौंदर्य, संतुलन
और आध्यात्मिक भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसके अलावा लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर लिखना चाहते हैं तो बता सकते हैं। तंजावुर गंगाईकोंडचोलपुरम मंदिरों में उत्कृष्ट मूर्तियां बनाई जाती थी। कहां बनाया जाता था ये जरूर बता दीजिए आप। और इन्हें धार्मिक उत्सव में प्रयोग किया जाता था। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कावेरी के तटीय नगरों में इसका निर्माण होता था। कावेरी के तटीय के नगरों के जो है मिट्टियों का इस्तेमाल किया जाता था, तो उसका आप लिख सकते हैं। तो आपको क्या क्या बताना है? कला स्थापत्य का स्वर्णकाल, चोलकाल, टाइमिंग बता दीजिए, काशी की मूर्ति कला और नटराज शिव की प्रतिमा वेरी एमपी है, जो अगर आप लिखना चाहें तो आप बता सकते हैं। चतुर्भुज नटराज शिव की प्रतिमा है, चतुर्भुज वो रूप में है। ये आपका आंसर क्या मान लिया जाएगा? कंप्लीट मान लिया जाएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है, बलबन की लौ एवं रक्त की नीति के बारे में बताइए। तो बलबन की लौ अपने विरोधियों को समाप्त करने की एक नीति हुआ करती थी, उनके बारे में। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने, जिसका टाइमिंग अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप, 1666-87 की मत शासन को मजबूत करने के लिए क्यों किया गया था वो जरूर बता दीजिए। लौ एवं रक्त की नीति शासन को मजबूत करने के लिए थी। लौ एवं रक्त की नीति अपनाई, इसका अर्थ है कठोर शासन, नंबर 1, सख्त दंड, नंबर 2, और विद्रोहियों की निर्मम दमन। ध्यान रखिएगा, कठोर शासन, सख्त दंड और विद्रोहियों का निर्मम क्या करना है? समाप्ति करना है, उनका दमन करना है। इसके लिए लौ एवं रक्त की नीति बनाई थी। किसने? बलबन ने बनाई थी। मतलब जो भी बलबन के साथ चुनौती लेता था या जो भी बलबन के साथ टकराता था, बलबन उनको समाप्त कर देता था। यही नीति लौ एवं रक्त की नीति कहलाती है। ये आंसर कंप्लीट माना जाएगा जितना मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर आप लिखना चाहें, अगर आपके पास समय है और लाइन है, तो बलबन ने सिजदा और पेबोज जैसी दरबारी परंपरा लागू कर सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाई और केंद्रीय सत्ता। वैसे इसकी आवश्यकता नहीं है, तो ना लिखे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक, इसको आंसर की जरूरत नहीं है। अकबरकालीन मनसबदारी व्यवस्था की व्याख्या करें। अकबरकालीन मनसबदारी व्यवस्था कैसी थी? अकबर के काल में 1556 से 1605 के बीच स्थापित एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक था। याद रखिएगा, एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय है जो सैनिक व्यवस्था के रूप में है। मनसब का अर्थ पद और रैंक होता था। पद यानी रैंक यानी एक पद और पद का प्रतीक माना जाता था। अधिकारी को जात कहा जाता था, जो व्यक्तिगत पद हुआ करता था। और सवार घुड़सवार के सैनिकों की संख्या को घुड़सवार कहा जाता था जब दर्जा मिल जाता था। मनसबदारों को वेतन के रूप में जागीरें दी जाती थी। इस व्यवस्था में मुगल प्रशासन संगठित हुआ और सेना का सम्राट पर नियंत्रण हुआ। जात और सवार पद के प्रतीक माने जाते थे। जितने जात होंगे उससे डबल क्या रखते थे? सवार रखने होते थे। जैसे 5000 अगर जात है किसी व्यक्ति के पास, मतलब 5000 सैनिक अगर किसी के पास मौजूद है, तो उनको 10,000 घोड़े देते थे, जिसका खर्चा जो है वो जो अकबर यानी केंद्रीय सत्ता जो है इसके उसको खर्चे को उठाती थी। और ये जो 5000 का मनसब है, वो 5000 का मनसब केवल और केवल राजकुमारों को दिया जाता था। केवल 2 लोगों को यह मनसब प्राप्त हुआ था, अजीत कोका और आपका मान सिंह को यह प्राप्त हुआ था। उन चीजों की लिखने की जरूरत नहीं है। मनसबदारी के बस बारे में बता दीजिए कि मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने प्रारंभ की। महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सैनिक दायित्व था। मनसब का अर्थ होता था पद, पद का प्रतीक माना जाता है। 2 तरह के पद होते थे, जात और सवार। जात वो व्यक्ति है जो व्यक्तिगत पद है, बना दिया गया है सेनापति जैसा, और घुड़सवार सैनिक है, जितने सैनिक रखने होंगे उतने नाम दे। तो इस आधार पर उनको दर्जा मिलता था। और मुगल प्रशासन को सुसंगठित करने के लिए कैसा हुआ? बड़ा महत्वपूर्ण हुआ। इतना में आपका काम बन जाएगा। 60 शब्दों में लिखना है, ज्यादा लिखने की आवश्यकता है नहीं। फिर अगला है दलित उद्धार आंदोलन में बी आर अम्बेडकर के योगदान को समझाइए। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दलितों के सामाजिक, अम्बेडकर को लिख रहे हैं तो आप बता दीजिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए। जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को, समाज सुधारक को लिखे, तो उनके क्षेत्र को जरूर ध्यान दीजिएगा कि सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने काम किया, आर्थिक क्षेत्र में काम किया या फिर राजनीतिक क्षेत्र में काम किया, उनका योगदान किस क्षेत्र में रहा है। तो चूंकि बी आर अम्बेडकर है, उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों क्षेत्रों में काम किया है, तो तीनों को आप लिखिए। व्यापक उन्होंने क्या किया? काम किया। अब इसके अलावा उन्होंने क्या किया वो लिखना है आपको कि 1927 में महार सत्याग्रह और मंदिर प्रवेश आंदोलन का नेतृत्व किया था। दलितों को प्रवेश दिलाने के लिए उन्होंने अस्पृश्यता, जाति भेद और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। संविधान के मुख्य शिल्पी रहे हैं। लास्ट में आप संविधान के बारे में बता दीजिए।
उन्होंने समानता, मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय और आरक्षण आदि व्यवस्थाओं को संविधान में स्थान दिलाया। यानी संविधान के निर्माता हैं, तो पहले वाले पार्ट में आप बता दीजिए कि सामाजिक, आर्थिक और सोशल थिंकर के रूप में रहे हैं और उन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों के लिए काम किया है। फिर आप दूसरे फेज में आप बता दीजिए, दूसरे पार्ट में आप बता दीजिए कि संवैधानिक शिल्पीकार रहे, संविधान का निर्माण करने में उनका प्रमुख योगदान रहा है, क्योंकि दो ही क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान रहा है, तो दोनों क्षेत्र आप उनको बता दीजिए। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है 100 शब्दों का, खंड 3 में फ्रांसीसियो। अब यहां पर थोड़ा डिटेल देना पड़ता है। 100 शब्दों में 125 शब्दों में 175 शब्दों में थोड़ी भूमिका भी लिखनी पड़ती है, टू द पॉइंट के अलावा चीजों को समझाना भी पड़ता है। आइए देखते हैं इसको। फ्रांसीसियो के अंग्रेजों पर श्रेष्ठता के प्रमुख कारण क्या है? अंग्रेजों के फ्रांसीसियों पर श्रेष्ठता के कई कारणों से स्थापित हुई, यानी अंग्रेज ज्यादा श्रेष्ठ हुए फ्रांसीसियो की तुलना में। अंग्रेजों की नौशक्ति, ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं, अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति अत्यंत मजबूत थी। तो पहले याद रखिएगा, नौसेना मजबूत होना, यानी जो जल सेना है वो मजबूत होना, जिसमें समुद्री व्यापार और सैनिक सहायता में सक्षम हुए। समुद्री व्यापार उनका मजबूत हुआ जल सेना की वजह से, और जो सैनिक, जो जल सेना नेवी की वजह से, उनमें सैनिक सहायता में फटाफट सहायता देने के लिए वो सक्षम हो पाए। तो पहला याद नौसैनिक, और साथ में उसका एक डिटेल लिखना है आपको, क्या फायदा हुआ उसका। ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्थिक रूप से अधिक सशक्त थी, ये दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी पैसे रुपयों के मजबूत थी, लेकिन तुलनात्मक रूप से जो फ्रांसीसी कंपनी थी पैसे से उतनी मजबूत नहीं थी जितने अंग्रेज थे। जबकि फ्रांसीसी कंपनियों को फ्रांस सरकार पर निर्भर रहना पड़ता था, यानी आय के लिए यहां पर ईस्ट इंडिया अपनी कंपनी थी और ब्रिटेन के सरकार से कम मदद मांगा जाता था, जबकि फ्रांसीसियों को व्यापार में चूंकि कम थे, व्यापार में पीछे थे, इसलिए ब्रिटिश जो फ्रांसीसी सरकार से उनसे मदद मांगनी पड़ती थी। अंग्रेजों की राजनीतिक नीति अत्यंत व्यवहारिक और कूटनीतिक थी, उनको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट याद रखना है कि उनकी राजनीतिक और व्यवहारिक नीति, कूटनीतिक नीति बहुत कारगर थी। किसी भी आदेश को लेने के लिए वो लोग डिसीजन ले सकते थे, जबकि फ्रांसीसियों को डिसीजन लेने के लिए कहाँ जाना पड़ता था? फ्रांस से करेक्ट करना पड़ता था। इनको डिसीजन लेने की आजादी थी, डिसीजन वाला मामला है। उन्होंने भारतीय शासकों से गठबंधन कर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। अंग्रेजों का नेतृत्व, जैसे राइट क्लाइव नेतृत्व, एक चौथा पॉइंट आपको हो सकता है कि अच्छे नेतृत्वकर्ता अंग्रेजों को ज्यादा मिले फ्रांसीसियों की तुलना में। अंग्रेजों का नेतृत्व करना, जैसे रॉबर्ट क्लाइव, अधिक कुशल और निर्णायक था, जबकि फ्रांसीसियों का नेतृत्व अपेक्षाकृत कैसा था? कमजोर था। अंग्रेजों में राजनीतिक स्थिरता, ये आप पॉइंट भी डाल सकते हो राजनीतिक स्थिरता को, कि इंग्लैंड जो है राजनीतिक स्थिरता से जूझ रहा था, जबकि फ्रांस में राजनीतिक, यानी इंग्लैंड में जो सत्ता थी, इंग्लैंड का जो सरकार थी वो स्टेब्लिश सरकार थी, जबकि फ्रांसीसी सरकार स्टेब्लिश नहीं थी, उसका भी प्रभाव पड़ता है। जबकि फ्रांस आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा था। इन सभी कारणों से क्या था? तो 100 शब्दों में आप लगभग 4-5 पॉइंट आप डाल सकते हो। एक तो अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति अत्यंत मजबूत थी, कारखाने, इनके पास हथियार वगैरह उन्नत हथियार थे। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी का आप बता सकते हो कि इनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी? सशक्त थी, ये दूसरा पॉइंट है, ये पहले पॉइंट के रूप में, इसको दूसरे पॉइंट के रूप में। इनकी राजनीतिक कौशल को बता सकते हैं कि अंग्रेजों की राजनीतिक नीति अत्यंत व्यवहारिक थी, तीसरे पॉइंट के रूप में है, और उन्हें भारतीय शासकों से मजबूत की। अंग्रेजों का नेतृत्व, ये चौथा पॉइंट आप बता सकते हो। और पांचवा पॉइंट बता सकते हो कि जो इंग्लैंड में राजनीति की स्थिरता ज्यादा थी। और पांचों पॉइंट में 2-2 लाइन डील कर दीजिए आप, एक 2-2 लाइन डील कर देंगे, जो भी आपको समझ में आता है उससे जुड़ा हुआ जो पॉइंट आप लिख रहे हो। अंग्रेजी की नौसेना शक्ति, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आर्थिक रूप से मजबूत होना, तीसरा व्यवहारिक और राजनीति वाला पार्ट बता सकते हो, चौथा आप नेतृत्व बता सकते हो, और पांचवा पॉइंट बता सकते हो राजनीतिक स्थिरता कहाँ? इंग्लैंड में। और यही स्थिति, कमजोरी आप बता सकते हो कि इसका फ्रांस की यही कमजोरी थी, जो अंग्रेजों की श्रेष्ठता थी वही कमजोरी कहाँ थी? अंग्रेजों की। ये 100 शब्दों का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर 100 शब्दों में अगला जो क्वेश्चन है हमारा है, अंग्रेजों की रियासतों संबंध में नीतियों पर चर्चा करना है। रियासत सत्र में यानी अंग्रेज कौन कौन सी नीतियां थी जो रियासतों पर लागू करते थे लोग? तो आप सहायक संधि व्यवस्था को बता सकते हैं, ड्राफ्ट लैप्स को बता सकते हैं, फूट डालो राज करो की नीति को बता सकते हैं। देखते हैं अपन क्या क्या है। पहला चीज आप देखिए, अंग्रेजों के रियासतों नियंत्रण स्थापित करने के लिए विभिन्न नीति अपनाई। इनमें सबसे प्रमुख नीति है सहायक संधि, यानी सहायक संधि व्यवस्था जो वेलेजली ने लागू की थी। ये सहायक संधि को पहला पॉइंट के रूप में आप लिख सकते हो, ये पहला है, जिसे लॉर्ड वेलेजली ने लागू किया था, जिसके तहत रियासतों को अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी और उनके खर्च का भुगतान करना होता था, रियासतों को करना पड़ता था। दूसरी महत्वपूर्ण नीति थी ड्राफ्टिंग ऑफ लैप्स, जिसको अपन कह सकते हैं, यानी हड़प नीति, जिसके बारे में बता दीजिए कि जिसे लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था, जिसके अनुसार यदि किसी रियासत को दत्तक उत्तराधिकारी होता है तो उसे मान्यता नहीं दी जाएगी।
और राज्य अंग्रेजी शासन में मिला जाए। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो, तीसरी महत्वपूर्ण नीति राज करो की नीति को अपनाकर रियासतों में आपस में संघर्ष को बढ़ावा दिया। इन नीतियों के माध्यम से अंग्रेजों ने पूरे भारत में अपना नियंत्रण स्थापित किया। अब तीन ही नीति है, मेन नीति है इनकी। तीन नीति कौन कौन सी नीति है? सहायक संधि व्यवस्था। तो पहले फेज में आप सहायक संधि व्यवस्था को बता दीजिए कि इसको वेलेजली ने लागू किया और वेलेजली ने इस सहायक संधि व्यवस्था को लागू करके अप्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश शासन पर कब्जा कर लिया। दूसरा, आप ड्राफ्टिंग ऑफ लेप्स को बता दीजिए कि ड्राफ्टिंग ऑफ लेप्स को लागू करने का जो काम था, ड्राफ्टिंग ऑफ लेप्स को लागू किसने किया था? डलहौजी ने लागू किया था। अगर किसी जो देसी रियासतों के अगर कोई स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं है तो उनके राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। ये दूसरा हो गया। और तीसरा बता दीजिए आप, फूट डालो और शासन करो की नीति से अंग्रेज आपस में भारतीय और अंग्रेजों को, अंग्रेज जो है भारतीयों और हिंदू मुसलमानों को लड़ाते रहते थे, आपस में उनको भिड़ाते रहते थे, देसी रियासतों के राजाओं को आपस में भिड़ाते रहते थे। और इस नीतियों के माध्यम से अंग्रेजी क्या हो गई, रियासतों के संदर्भ में मूल नीति इनकी यही थी। तो 3 पॉइंट में 3 का 2-2 लाइन भी अगर आप लिखेंगे तो 100 शब्दों में आ जाएगा। 3-3 लाइन आपको लिखना है, यानी उनके बारे में थोड़ा डिटेल बता दीजिए। सहायक संधि की डिटेल, ड्राफ्टिंग ऑफ लेप्स के बारे में डिटेल और फूट डालो शासन करो की नीति के बारे में डिटेल। 3 पॉइंट में आप 3 पैराग्राफ में या 3 पॉइंट में भी अगर आप डालते हो तो 100 शब्दों में कंप्लीट हो जाएगा। अगला अपन देखते हैं जिसमें आपको जो बताना है, मैं पॉइंट उन पॉइंटों को ध्यान रखिए क्योंकि ये आंसर आपको याद नहीं रहेगा। आंसर आप इससे अलग भी लिख सकते हैं और बेहतर भी लिख सकते हैं। ये एक मॉडल आंसर ही है, मगर आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो कौन कौन से पॉइंट है जो अगर आपके आंसर में होंगे तो जो पेपर चेक करने वाला व्यक्ति है वो आपको अधिक से अधिक नंबर देगा। क्या क्या चीजें अधिकतम हो सकती हैं, जितने बेहतर, जितने पॉइंट आउट आप कर लेंगे, जितने आप जो है सिनाप्सिस के तरीके से जितने पॉइंट आप निकाल सकते हैं, जो मेन पॉइंट है, उसी के आधार पर वो नंबर आपको देगा। इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, तो कॉन्सेप्ट इसमें बहुत ज्यादा है नहीं। फिर हिंदू राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? हिंदू राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो भारत में हिंदू संस्कृति, परंपरा और मूल्यों पर आधारित राष्ट्र के रूप में देखती है। राष्ट्रवाद का ये मतलब होता है जो देश के बारे में केंद्रीय बिंदु उनका कैसा होता है, राष्ट्र होता है, इसलिए उनको राष्ट्रवादी कहते हैं। लेकिन हिंदू राष्ट्रवाद जो होगा वो हिंदू तत्वों को ज्यादा उजागर करते हैं, तो हिंदू संस्कृति, परंपरा और मूल्यों के आधारित राष्ट्र के रूप में देखती है। इस विचारधारा के अनुसार भारत की पहचान उनकी प्राचीन हिंदू सभ्यता से जुड़ी हुई है। तो पहला पॉइंट बता देना है आपको, हिंदू संस्कृति, परंपरा और मूल्य। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत की पहचान प्राचीन हिंदू सभ्यता से जुड़ी हुई है। इस राष्ट्रवाद का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य याद रखिएगा, राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना करना है। राष्ट्रीय एकता का मतलब है कि हिंदू एक बनकर रहे। हिंदू मुस्लिम अलग अलग चीजें हैं, हिंदू राष्ट्रवाद का मतलब है। और हिंदुओं को चूंकि जनसंख्या उनकी ज्यादा है तो एकता का भाव उनके अंदर होना चाहिए, भिन्नता का भाव नहीं होना चाहिए। सांस्कृतिक पुनर्जागरण का मतलब यह है कि जो संस्कृति और सभ्यता प्राचीन काल की हमारी रही है उनको फिर से स्थापित किया जाए, उनको पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया जाए। जैसे तिलक ने शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव प्रारंभ करवाया, तो इसे गणेश पूजा वगैरह प्रारंभ करवाया। और भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना करनी चाहिए, जो भारत पहले था वही भारत को फिर से पुराना गौरव हमको वापस दिलाना है। इनके समर्थक मानते हैं कि भारत में रहने वाले लोग, सभी लोगों को सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करना चाहिए। जो विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी हमको प्राप्त हुई है हम उसका सम्मान करें। यह विचारधारा कई विवाद का विषय भी है, अभी वर्तमान में बता दीजिए आप, उसको विवाद का विषय भी है। आलोचकों के अनुसार आलोचनात्मक बता दीजिए थोड़ा सा अगर बताना चाहें तो, नहीं तो अगर आप केवल हिंदू राष्ट्रवाद के बारे में, क्योंकि आपका ये जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर आपको मौका दिया गया है क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, तो जो आप समझते हैं वही आंसर आपको देना पड़ेगा। इसमें ज्यादा फैक्ट क्या उसका नहीं, आपको पूरी तरीके से स्वतंत्र रखा गया है कि आप जैसा समझते हैं वैसा लिखिए। तो ये निर्भर करता है कि जो आंसर लिखने वाला है वो चाहे तो चेंजेस कर सकता है, क्योंकि वो पता है कि आप क्या समझते हैं तो आपके हिसाब से लिखना है। तो पहले हिंदू राष्ट्रवाद के बारे में बता दीजिए, और चूंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह आलोचनात्मक विषय भी है तो आप इसकी आलोचना भी कर दीजिए, क्योंकि कई विद्वान करते भी हैं। कई बार विवाद का विषय भी बन जाता है, क्योंकि आलोचकों के अनुसार यह धर्म अन्य धर्मों और समुदायों की विविधता को सीमित कर देता है, क्योंकि केवल हिंदुओं के बारे में विचार करता है, अन्य जाति या अन्य धर्मों के बारे में ज्यादा विचार नहीं करता है। तो एक प्रकार का हिंदू राष्ट्रवाद एक नजर से अगर देखा जाए तो संभव है कि इसको सांप्रदायिक माना जा सकता है। तो इस प्रकार हिंदू राष्ट्रवाद एक महत्वपूर्ण मगर संवेदनशील राजनीतिक और सामाजिक अवधारणा है। राजनीतिक सामाजिक अवधारणा इसलिए है क्योंकि ये सोशल मुद्दा है, जो जाति व्यवस्था है सोशल मुद्दा है, और चूंकि इस मुद्दे का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से किया जाता है, राजनीतिक रूप से पॉलिटिकली रूप से लाभ लेने के लिए किया जाता है, तो
तो इसलिए इस पर जिसका भारतीय राजनीति और समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। तो आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। मोटे तौर पर आपको बताना है कि हिंदू राष्ट्रवाद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और वर्तमान में इसका क्या समाज पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक, इतने में आंसर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट। 3 फेज में आपको आंसर कंप्लीट करना है। फिर अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो 175 शब्दों का है कि भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता पर एक लेख लिखना है। मुस्लिम सांप्रदायिकता, तो मुस्लिम सांप्रदायिकता का एक लेख लिखने के लिए जब आपको कहा जाए तो ये समझ लीजिए कि आपको मुस्लिम जो सांप्रदायिकता यानी भारत में हिंदू मुस्लिम का जो तनाव शुरू हुआ है वो कहाँ से शुरू हुआ है और भेद जो शुरू हुआ है वो कहाँ से हुआ है, यानी मुस्लिम सांप्रदायिकता का पूरा इतिहास लिखना है आपको। तो क्या क्या लिखना है कि भारत में 5-6 पॉइंट में, चूंकि ये कितने हैं 175 शब्दों में, तो लगभग आपको 16-17 लाइन के आसपास लिखना होगा। भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता मुक्त 19वीं और 20वीं शताब्दी में हुआ। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा कि कब प्रारंभ हुआ था, 19वीं 20वीं शताब्दी में। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सलाहकार ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। इसी से मुस्लिम सांप्रदायिकता का उदय माना जा सकता है, क्योंकि हिंदू मुसलमानों में जो लड़ाई कराने वाला काम है वो अंग्रेजों ने अपनाई थी, जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच अलगाव की भावना को बल मिला। तो इसको ध्यान रखना है। 3 पॉइंट हो गए। 19वीं से 20वीं शताब्दी में 1857 के बाद फूट डालो और शासन करो की नीति आप डालिए, अलगाव की भावना का बढ़ावा दिया, ये हुआ। अंग्रेजों ने मुसलमानों को अलग राजनीतिक पहचान देने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने कहा कि मुसलमान अलग है, हिंदू अलग है, उनको अलग राजनीतिक पहचान देने का प्रयास किया। उनमें कौन कौन सा योगदान है, अगर नाम लिख सकें तो सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा से प्रेरित किया, इनका नाम डाल दीजिए। अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन की शुरुआत की, जिसने मुस्लिम समाज में राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई। जब राजनीतिक चेतना उत्पन्न होती है तो वो अपना अधिकार मांगने के लिए आगे आता है, अंग्रेजों ने किया। फिर ये 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी में 1857 के बाद फूट डालो शासन करो, अलगाव की भावना को बल और आधुनिक बनाने के लिए सर सैयद अहमद खान का योगदान आपको ये कंप्लीट कर लेना है। फिर अगले पॉइंट आपको बताना है, नेक्स्ट पॉइंट में ये आपको एक पॉइंट याद रख सकते हैं, दूसरा पॉइंट ये याद रख सकते हैं। तीसरा, 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह की पहल पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था मुसलमानों को राजनीतिक अधिकार की रक्षा करना। तो आप मुस्लिम लीग की स्थापना क्या बता दीजिए कि लाल मिंटो के प्रोत्साहन पर ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां की पहल पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया। ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका। तीसरा पॉइंट आप लिख दीजिए कि ये वाला पॉइंट जो है तीसरा पॉइंट हो जाएगा कौन सा, 1909 में पार्लियामेंट्री सुधार के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल का क्या किया गया, सेपरेट इलेक्शंस का अधिकार दे दिया गया, जिससे सांप्रदायिक राजनीति संस्थागत रूप मिला। हिंदू मुस्लिम में बल हो गया, भेद प्रकट हो गया कि मुसलमान अलग जगह से चुनाव लड़ेंगे और हिंदू अलग जगह से चुनाव लड़ेंगे। ठीक, तो पहला नंबर पर आपको ध्यान रखना है कि मुस्लिम सांप्रदायिकता का कब प्रारंभ हुआ वो बता दीजिए। फिर दूसरा बता दीजिए सर सैयद अहमद खां के फूट डालो राज करो की नीति के बारे में बता दीजिए। तीसरा आप बता दीजिए सर सैयद अहमद खां के बारे में। चौथा आप बता दीजिए किसके बारे में, सलीमुल्लाह खां के बारे में, मुस्लिम लीग के गठन के बारे में। और 5वें पॉइंट पर आप बता दीजिए ये 1909 के पार्लियामेंट्री सुधार के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। फिर 1930 में जब आगे बढ़ाए तो 1930 में अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए अलग प्रबल राज्य की स्थापना की। 1940 में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना प्रमुख नेता थे। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बता दिया, पाकिस्तान की मांग के बारे में बता दिया। अगर आपको बीच में याद आता है कि जो चौधरी रहमत अली का नाम याद आता है, और चौधरी रहमत अली जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे जिन्होंने पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता माना जाता है, उनका भी आप नाम डाल सकते हो, मगर राजनीतिक रूप में उतने प्रबल नहीं थे। भले ही उन्होंने पाकिस्तान का नाम कर रखा है, लेकिन राजनीतिक रूप से उतने प्रभावशाली नहीं रहे। जो राजनीतिक रूप से प्रभावशाली राम रहे, जैसे सर सैयद अहमद खां, सलीमुल्लाह खां और जो है ये अल्लामा इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, इनके नाम जरूर डालिए आप। और इनका जो इन्होंने लाहौर अधिवेशन, इनके बारे में आप कुछ ना कुछ आपको बताना पड़ेगा, प्रमुख नेता बने। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, पहला चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो मुसलमानों का 19वीं 20वीं शताब्दी में जो आंदोलन हुआ था 1857 के बाद फूट डालो और राज करो की नीति, मुसलमानों को बढ़ावा, आधुनिक शिक्षा के लिए उन्होंने काम किया, सर सैयद अहमद खान ने काम किया। फिर आपको ध्यान रखना है कि 1906 में सलीमुल्लाह की पहल पर मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। 1909 में पार्लियामेंट्री सुधार में इनके अधिकार दे दिए गए। 1930 में अल्लामा इकबाल ने अलग पाकिस्तान क्षेत्र की मांग की और लाहौर अधिवेशन, और 1940 में इस अधिवेशन में क्या किया गया, औपचारिक मांग को स्वीकार कर लिया गया, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना की प्रमुख भूमिका
थी। ये महत्वपूर्ण क्या हो जाएंगे आपके आंसर। इसके अलावा अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि इन परिस्थितियों में, ये निष्कर्ष के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कि इन परिस्थितियों में परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम, परिणाम स्वरूप मतलब निष्कर्ष है, हिंदू मुस्लिम तनाव में बढ़ा। 1947 में भारत एक विभाजन हो गया और पाकिस्तान का निर्माण हो गया। जो निष्कर्ष निकला और जो परिणाम हुआ वो ये 2 लाइन में सामने आता है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है अथवा वाला। इसमें 2 क्वेश्चन होंगे, सॉरी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी में एक अथवा करके भी होता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख, जिनमें अगर आप अगर उसको न लिखना चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं। लाल बाल पाल और अरविंद घोष का योगदान है। कुल मिलाकर एक गर्मपंथी नेता जो उग्रवादी नेता है उनके बारे में पूछना चाहता है, योगदान को समझाइए। तो तीनों लोगों को अलग अलग बताना पड़ेगा, लाल बाल पाल इनको बताना पड़ेगा और अरविंद घोष को बताना पड़ेगा आपको। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल का बहुत महत्वपूर्ण था और साथ में महत्वपूर्ण योगदान था अरविंद घोष का भी। से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इनका नाम बता दीजिए आप। ये तीनों नेता कांग्रेस के उग्रवादी नेता हैं, प्रमुख नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा प्रदान की। इनके बारे में बता दीजिए। तिलक के बारे में हम बताते हैं कि उग्र राष्ट्रवाद के जनक माना जाता है। तिलक के बारे में पहला बताया। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, एक इनका प्रसिद्ध नारा है। गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव उन्होंने क्या करवाया, प्रारंभ करवाया। फिर इनके बारे में अगर और कुछ बताना है तो बता दीजिए कि इनके माध्यम से जनता को राष्ट्रीय भावना को प्रचार प्रसार किया इन्होंने। तो पहले आप तिलक के बारे में बता दीजिए कि तिलक जो है वो महाराष्ट्र के नेता हैं, उग्रवादी नेता हैं और उन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। और साथ में आप बता दीजिए कि गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव के माध्यम से उन्होंने जागृत करने का प्रयास किया और राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया तथा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन में इनकी प्रमुख भूमिका थी। ये तिलक के बारे में पहला बता दिया। फिर लाला लाजपत राय के बारे में बताते हुए आप क्या बताएंगे कि इनको पंजाब केसरी कहा जाता है। पंजाब में राष्ट्रीय आंदोलन को उन्होंने संगठित किया था, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्रों में बढ़ावा दिया, कई राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना कर दी। ये पंजाब केसरी है और पंजाब में राष्ट्रीय आंदोलन के जनक माने जाते हैं लाला लाजपत राय। अगर आप बताना चाहते हैं तो बता दीजिए कि आप कि जो सैंडर्स ने जो किया था, यानी जो आंदोलन कर रहे थे, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए इनकी क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। तो साइमन कमीशन का नाम अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। या आप बता सकते हैं कि जो भगत सिंह वगैरह हैं, सुखदेव राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद वगैरह हैं, वो इनके अनुयायी थे। आप इनको भी चाहे तो बता सकते हैं अगर आपके पास समय है, जो याद आ रहा है उसके हिसाब से। थोड़ा बहुत आंसर में आपको परिवर्तन करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन चीजें संबंधित चीजें होनी चाहिए, ध्यान रखना होगा। तीसरे नंबर पर आप बता दीजिए किसको, बिपिन चंद्र पाल। अगले नंबर पर बिपिन चंद्र पाल को, क्योंकि अगला नाम बिपिन चंद्र पाल का है। स्वदेशी आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और विदेशी वस्तुओं का जोरदार इन्होंने समर्थन किया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार पर जोरदार समर्थन किया था। बहिष्कार के बारे में इन्होंने बात करते थे। खासकर इनका व्यक्तिगत, बिपिन चंद्र पाल का बहुत व्यक्तिगत योगदान नहीं, बस राष्ट्रीय आंदोलन में जैसे सबका योगदान है वैसे ही इनका योगदान है, कोई विशेष मूवमेंट वगैरह इन्होंने नहीं चलाई। फिर अरविंद घोष प्रारंभिक दौर में उग्रवाद और राष्ट्रवाद क्रांतिकारी विचारों के समर्थक थे। उन्होंने वंदे मातरम पत्रिका का प्रकाशन भी किया था, कर्मयोगिन जैसे पत्रों का प्रचार प्रसार भी किया। अलीपुर बम कांड में इनका नाम आ गया था, इसके बारे में जरूर डाल दीजिए आप। बाद में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया, पांडिचेरी चले गए और योग साधना पर उन्होंने भारतीय दर्शन आध्यात्मिक चिंतन करने लगे। तो दोनों पार्ट उनका बताना है, क्योंकि अरविंद घोष का दोनों क्षेत्र में योगदान है। पहले पार्ट में राष्ट्रीय आंदोलन में उनका योगदान है और दूसरे पार्ट में उनका योगदान किसमें है, योग, आध्यात्मिक, दर्शन, इन पर भी बड़ा योगदान है। तो लाल बाल पाल और साथ में अरविंद घोष जो किया। लाला लाजपत राय के बारे में बता दीजिए कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव का प्रचार प्रसार किया। फिर दूसरे नंबर पर आप बता दीजिए लाला लाजपत राय पंजाब केसरी बोलते थे, पंजाब में राष्ट्रीय आंदोलन के जनक माने जाते थे। बिपिन चंद्र पाल राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी रही उनकी, राष्ट्रीय शिक्षा, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार वगैरह में इनका योगदान था। अरविंद घोष के बारे में बता दीजिए क्रांतिकारी थे, बाद में अच्छे चिंतक बन गए। कुछ पत्रिका इनके जैसे कर्मयोगी और वंदे मातरम जैसी पत्रिका, अलीपुर षड्यंत्र केस में उनका नाम था, प्रमुख आरोपी माने जाते थे। इसके बाद वो पांडिचेरी चले गए और आध्यात्मिक साधना और दर्शन वगैरह पर अपना योगदान उन्होंने दिया। ये कंप्लीट आंसर माना जाएगा। तीनों के बारे में, चारों के बारे में आपने लगभग क्या किया, बता दिया। ये था हमारा जो आज का जो इतिहास विषय पर मुख्य परीक्षा के जो प्रश्न पत्र रखे गए थे उसका डिटेल था, उनके आंसर राइटिंग करने का हमने प्रयास किया। चीज़ों को आप चाहें तो थोड़े बहुत बदल सकते हैं, मगर ध्यान रखिएगा कि
जो मैटर हो वो संबंधित हो, ज्यादा फेकोलॉजी ना हो। 30 शब्दों पर 60 शब्दों पर हमको फैक्ट के आधार पर चलना है, जबकि 100 में थोड़ा समझाने का प्रयास करना है। और 175 और जो चूंकि इसमें से 125 शब्द के पार्ट नहीं होते, 175 के अथवा में 2 पार्ट होते हैं, 125 शब्द के इसमें पहले वाले पार्ट में नहीं होते हैं, तो वो क्वेश्चन इसलिए नहीं थे इसमें। लेकिन अगर आपको 125 क्वेश्चन में भी आते हैं तो 125 और 175 में थोड़ा समझाने का प्रयास करना है, 100 में थोड़ा समझाने का प्रयास करना है, जबकि 30 और 60 में ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि फैक्ट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य हो। आज के लिए इतना ही, समय समय पर हम आपको बताते रहेंगे, गाइडेंस देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे यानी पुष्पेंद्र पांडे को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।